गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 4 फरवरी 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो रहेगा मर्सी किलिंग के बारे में, जिसे यूथनेशिया भी कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, इंडिया में कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए पीएम कुसुम ये स्कीम है और ये जो है किसानों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, साथ के साथ हमारे जो कंट्री का जो टारगेट रहता है, मतलब पंचामृत वाला जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो जब हम लोगों ने चलाया था उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद नरेगा के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा न्यूज़ में है। यूएसए और चाइना के बीच में आजकल एक काफ़ी अच्छी कॉमेडी हो रही है, उस कॉमेडी के बारे में बात करेंगे। मतलब कॉमेडी भी है, एक सीरियस कॉमेडी है बेसिकली, कॉमेडी ऑफ एरर्स जिसको कहते हैं, है ना। उसके बारे में बात करेंगे क्या पूरा मामला है। उसके अलावा कुछ रेटिंग एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। अडानी ग्रुप्स के जो शेयर्स गिर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, आरबीआई का उसके बारे में क्या कहना है एंड ऑल दैट वो समझाएंगे हम लोग। अब कुछ क्रेडिट एजेंसीज के बारे में बात करेंगे, जैसे मूडीज, फिच वगैरह है। इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट एजेंसीज हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। उसके अलावा रूरल टूरिज्म के हम लोग बात करेंगे। G20 के लीडर्स जो है इंडिया में विजिट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा रूरल टूरिज्म के बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐसे खास गाँव के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ विलेजेस के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और जुडिशरी, ये है हमारा आज का एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है जी, चलो बच्चों एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है आज। अ, पहला जो न्यूज़ है वो कोलेजियम से है। घिसा पिटा सा टॉपिक है कोलेजियम। सबको पता है कोलेजियम क्या होता है। इसके अंदर हमारे सीजाई होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। जब भी किसी जज को हाई कोर्ट के किसी जज को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना रहता है, या किसी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना रहता है, तो वह सारे काम कौन करता है? कोलेजियम सिस्टम करता है। कोलेजियम सिस्टम ऐसे नामों को प्रपोज करता है, ठीक है। प्रपोज करने के बाद वो नाम गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अब गवर्नमेंट कई बार क्या करती है ना, डिले कर सकती है उन नामों को अपॉइंट कर। देखिए अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे ना। और प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए कौन बनेगा? सरकार बोलेगी। तो अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट का काम सरकार के हाथ में होता है। कोर्ट नाम को रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट उस नाम जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं उसके रिव्यू के लिए बोल सकता है कोलेजियम को कि आप थोड़ा देख लीजिए, ये नाम हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ है एंड ऑल दैट। उसके बारे में आगे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, पुराना टॉपिक का घिसा पिटा 50 बार कर चुके हैं। बट स्टिल यू नो वेरी वेल, कोलेजियम का काम है नाम को रिकमेंड करना, गवर्नमेंट का काम है नामों को अपॉइंट करना। बट कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट उस जो अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर होता है उसमें डिले कर देती है, ठीक है। डिले की वजह से जो जुडिशरी के अंदर वैकेंसी हैं वैकेंसी पड़ी रहती हैं। इस समय एक्चुअली वही चल रहा है। 5 जज थे जिनके नाम रिकमेंड किए गए थे, मिस्टर पंकज संजय, पीवी संजय, एहसानुद्दीन अमरुल्लाह और मनोज मिश्रा जी। देखिए इनके नाम आपको याद नहीं करने रहते हैं जजीज के, ठीक है। इनके नाम जो हैं वो बेसिकली 2 महीने से पेंडिंग पड़े हुए थे सरकार के पास। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भैया हमारे अटॉर्नी जनरल को बुलाया, ठीक है, वेंकट रमन जी को, और इनको बुलाएंगे, क्लास लगाई कि बताइए भाई कब तक आप नामों को क्लियर करोगे, क्योंकि ऐसे तो वैकेंसी पड़ी रहेंगी और वैकेंसी पड़ी रहेंगी तो जस्टिस कैसे होगा? सीधी सी बात है। और वो भी हाईएस्ट लेवल पे। अब लोकल लेवल पे बात नहीं करो, हाईएस्ट लेवल पर वैकेंसी नहीं चलेगा भाई। फिर सरकार बोलती है अरे इतना केस पेंडिंग पड़ा हुआ है एंड ऑल दैट। वो भी आप जजेस को ही फिर सुनाते हो। तो जजेस ने कहा कि भाई बताइए कब तक आप इन नामों को क्लियर कर दोगे। तो हमारे अटॉर्नी जनरल जी का कहना है कि सर बहुत जल्दी करेंगे, 5-7 दिन के अंदर हो जाएगा। बेसिकली वो पूरा मामला था, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाएंगे इस मामले में, कभी बाद में करेंगे, कोई अच्छा सा टॉपिक आएगा तो। बैंकिंग सेक्टर रिमेन्स स्टेबल रिजिलियंट सेज आरबीआई अमिड अडानी इम्ब्रोग्लियो, ठीक है। अमिड का मतलब होता है कि मतलब जब कोई इशू चल रहा होता है उसके बीच में, ठीक है। आरबीआई अमिड अडानी इम्ब्रोग्लियो। अडानी का जो आजकल स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, उसके बेचारे के बुरे दिन आए हुए हैं। उस बीच में आरबीआई ने ये कहा है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से स्टेबल है, ठीक है, पूरी तरह से रेजिलियंट है। रेजिलियंट का मतलब ये होता है कि जितने भी दुख दर्द आ जाएं, आंधी तूफान आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आप खड़े रहते हो, आप हिलते नहीं हो, ठीक है। ये मतलब होता है रेजिलियंट का। तो भाई आपको पता ही है कि हमारा जो एसबीआई है सबसे बड़ा सरकारी बैंक है भैया हमारा। अगला हमारा एलआईसी है, सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है भैया हमारे देश की। इसका काफ़ी सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, ठीक है। तो सबको ये डर है कि कहीं अडानी ग्रुप ने बहुत बड़ा फ्रॉड ना कर दिया हो। देखिए अभी तक सिर्फ एलिगेशंस लगे हैं, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि अडानी ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं किया है।
ना आरबीआई ने किया है, ना सेबी ने किया है, ना सरकार ने या सीबीआई वगैरह ने किया है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें कुछ पकड़ा जाएगा तब की बात है। अभी तो एलिगेशंस हैं, जो हिंडनबर्ग ग्रुप है उसने लगाए हैं। तो अभी तो कुछ हम लोग नहीं कह सकते अपनी तरफ से, बट स्टिल आरबीआई ने ये कहा है विश्वास दिलाने के लिए इन्वेस्टर्स को कि भाई सारा सिस्टम सही है। 20,000 करोड़ रुपए का जो एफपीओ था वो भी अडानी ग्रुप ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ये देखो बुरे दिन आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं भाई। अच्छे दिन आते हैं तो आप सोचते नहीं हो, ठीक है, आप कर डालते हो सीधा। एफपीओ ये वर्ड मैंने बोला है अभी, आपके मन में सोचा होगा ये एफपीओ है क्या। आईपीओ तो बहुत बार सुना था। एफपीओ क्या होता है? देखिए, आईपीओ का मतलब होता है बच्चों इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, वैसे तो अगर आप इकोनॉमी में जाते हो तो ये भैया 2 घंटे का टॉपिक होता है कम से कम। स्टिल, जैसे आप हमारे चैनल की बात करें, प्रेप आईएएस, ठीक है। प्रेप आईएएस एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, 2-4 लोग जो है इसके ओनर हैं। प्रेप आईएएस अभी प्राइवेट है, लेकिन कल को सोचिए प्रेप आईएएस को अपने फंक्शन को एक्सपेंड करना है। इसने देश में दुनिया भर के जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ओपन करने हैं। उसके लिए इसको तो बहुत पैसा चाहिए। अब उन लोगों के पास इतना पैसा तो होगा नहीं। तो सपोज इनको जो है 200 करोड़ रुपए चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। तो ये क्या करेंगे? पब्लिक के पास जाएंगे। अब घर घर तो नहीं जा सकते पब्लिक के पास, हमें पैसा दे दीजिए, हमें वो सब करना है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। मार्केट का काम क्या होता है? खरीदना और बेचना, यही तो मार्केट का फंक्शन होता है। तो ऐसी मार्केट जहां पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो प्रेप आईएएस वाले क्या करेंगे? पब्लिक के पास जाएंगे स्टॉक मार्केट के थ्रू कि हमें पैसा दीजिए। वो कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में एनलिस्ट होती है पैसे का जुगाड़ करने के लिए, उसे कहते हैं आईपीओ। आप एक बार आईपीओ में चले गए, आपका नाम स्टॉक मार्केट में आ गया, स्टॉक एक्सचेंज में आ गया, ठीक है। कोई भी आपके शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। अब जब दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार, अब ऐसा तो नहीं है एक बार आपके पास पैसा आ गया उसके बाद आपको लाइफ में पैसा नहीं चाहिए, दोबारा फिर से चाहिए होगा, है ना। दूसरी बार भी चाहिए, तीसरी बार भी चाहिए। जब एक बार के बाद दोबारा से आपको पैसा चाहिए होता है ना, उसको बोलते हैं एफपीओ। तो अडानी ग्रुप ने अभी 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लॉन्च करना था, लेकिन उसने एफपीओ को विड्रॉ कर लिया है क्योंकि बुरे दिन चल रहे हैं। ये थोड़ा सा मामला है। बाकी देखते हैं अभी सेबी वगैरह यहाँ पे क्या करती है। बट सोचने की बात है भाई, मतलब अगर मान लो अडानी ग्रुप ने गड़बड़ किया है, मान लो, ठीक है, आरबी क्या कर रहा था अभी तक? अभी तक सेबी क्या कर रहा था? अब तक हमारा सीबीआई क्या कर रहा था? चलो सीबीआई तो छोड़ो, वहां तक ज़्यादा अभी तक डिटेल जाएंगी नहीं, अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट हुआ नहीं है। बट सेबी तो एक रेगुलेटर है ना भाई। सेबी का तो काम है ना ये इस तरह की एक्टिविटी को रोकना, उसको देखना, ऑब्जर्व करना। अगर अडानी ग्रुप में ऐसा कुछ हुआ है तो ये सेबी का बहुत बड़ा फेलियर है, साथ के साथ आरबीआई का भी बहुत बड़ा फेलियर है। अब तक सेबी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है जिसमें सेबी ने ये बोला हो कि कोई डरने की चिंता नहीं है, हम इस पे नज़र रखे हुए थे, सब कुछ सही चल रहा है। ना सेबी ने ये कहा कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड ऑल दैट, राइट। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है इन संस्थाओं के ऊपर भी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आगे होगा देखी जाएगी, ठीक है। पहले टॉपिक में बढ़ते हैं, ये वाला मेन टॉपिक था, मैंने उसमें फालतू थोड़ा इमोशन में बह के टाइम ले लिया है, बट एनीवेज। आजकल तो हिंदू वाले भी ना पेपर 6 बजे देते हैं भाई। पहले ना ये 4 बजे पेपर दे दिया करते थे तो थोड़ा जल्दी आ जाती थी एनालिसिस। आजकल 6-6 बजे देने लगे हैं, पता नहीं क्यों। खैर, सुप्रीम कोर्ट इजीज स्टेप्स फॉर टर्मिनली इल पेशेंट टू विड्रॉ ट्रीटमेंट। टर्मिनली इल का मतलब ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई ऐसी बीमारी होती है जो ठीक नहीं हो सकती, उन्हें कहते हैं टर्मिनली इल पेशेंट। तो कई बार ये पेशेंट चाहता है कि भाई मैं तो दुखी हो गया हूँ यार, सारा दिन पड़ा रहता हूँ हॉस्पिटल में, बीमारी इतनी खतरनाक हो गई है, मुझे ठीक मैं हो नहीं सकता, तो क्यों ना अपनी लाइफ को ख़त्म करके जो है वो चला जाए यहाँ दुनिया से। दुनिया में बहुत दुख है वैसे भी। कई बार लोग सोचते हैं ऐसा, ए भगवान मुझे उठा ले। कई बार पेशेंट की इच्छा होती है कि मुझे और नहीं जीना। एक ऋतिक रोशन की मूवी भी आई थी गुजारिश, अगर आपने देखी, वो यूथनेशिया के ऊपर ही बनी हुई थी वो, ठीक है। इसे मर्सी किलिंग कहते हैं कि जब या तो पेशेंट चाहे कि मुझे और नहीं जीना है, उसको ऐसी बीमारी होती है कि वो ठीक नहीं हो सकती। अब कई बार पेशेंट ऐसी पोजीशन में नहीं होता, वो कोमा वगैरह में मान लो गया, पिछले 5 साल से कोमा में है, अब वो तो नहीं बता सकता। उस केस में उसकी जो फैमिली वगैरह
होती हैं वो डॉक्टर से सलाह लेती हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि देखिए ये पेशेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक नहीं हो सकता, तो क्या उसको मर्सी किलिंग की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। उसे मर्सी किलिंग कहते हैं या इथोनेशिया भी कहते हैं। ठीक है, इथोनेशिया या मर्सी किलिंग। इट्स एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग पेनलेस डेथ। दर्द वर्द नहीं होता उसमें। टू अ सफरिंग इंडिविजुअल हु वुड नॉट सर्वाइव इफ मेडिकल फैसिलिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर हेल्थ। मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो सिर्फ इसलिए जिंदा हैं ताकि उनको मेडिकल फैसिलिटी, जैसे मान लो कोई कोमा में है, अगर उससे हटा दिया सपोर्ट सिस्टम तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे उनको पेनलेस, मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि ये सही है, दिया जा सकता है। मतलब इसके दोनों आर्गूमेंट होते हैं, अगेंस्ट में फेवर में दोनों ही होते हैं, बट बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में भी इसको अलाउ किया हुआ है। ठीक है, बट ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पेशेंट इतना परेशान होता है अपनी ज़िंदगी से बेचारा, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो एक्टिव यूथनेशिया में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन दे देते हैं। इसे अग्रेसिव यूथनेशिया भी कहते हैं, पॉजिटिव यूथनेशिया भी कहते हैं। इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन, जैसे उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया तो धीरे धीरे जो है नींद में उसकी डेथ हो जाती है, ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाता है। एक होता है पैसिव यूथनेशिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइजन का इंजेक्शन नहीं देते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम होता है पेशेंट को उसको हटा देते हैं। जैसे उसको ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है ना, आईसीयू में है अगर वो हटा देते हैं, पेशेंट खुद ही उसकी डेथ हो जाती है। तड़प के नहीं होती है वो, क्योंकि पेशेंट उस पोजीशन में होता ही नहीं है। उसे कहते हैं पैसिव, नेगेटिव या फिर नॉन अग्रेसिव यूथनेशिया। दो तरह का होता है, पहले में डायरेक्ट डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दूसरे में नहीं लगाता। अब 2018 में एक जजमेंट आया था कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि यस, हम लोग यूथनेशिया कर सकते हैं इंडिया में, पैसिव यूथनेशिया, लेकिन उसके लिए जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट होता है उसकी स्टेटमेंट लगेगी। ठीक है, जो पेपर पे साइन वगैरह करवाए जाएंगे उस पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साइन होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, बट वो प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अब जो नया डिसीजन आया है कोर्ट का 2 दिन पहले, उसमें कोर्ट ने यह कहा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक वकील हो सकता है या फिर कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो सकता है, और वहाँ के डॉक्टर और उस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स, अगर वो अग्री करते हैं तो मर्सी किलिंग की जा सकती है। बेसिकली इस प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, ये बड़ी बात है, यही है इसके अंदर, और तो कुछ है नहीं। बाकी आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जो एक्टिव यूथनेशिया पैसिव यूथनेशिया है, इसके बारे में जाके गूगल ज़रूर करें। इसके फेवर में जो आर्गूमेंट हैं वो ज़रूर पढ़ें, इसके अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट है वो ज़रूर पढ़ें। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्सी किलिंग, डिस्कस द स्टेटस ऑफ मर्सी किलिंग इन इंडिया अलोंग विद द आर्गूमेंट्स अगेंस्ट एंड फेवर ऑफ द मर्सी किलिंग। पूछ सकता है आपसे, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, 10 नंबर का आपके पास। ठीक है जी, चलिए ये वाला चलिए। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर द लैगार्ड। देखिए, लैगार्ड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ लैग कर चुकी होती है, जो पीछे रह गई होती है। मतलब आपने एक टारगेट सेट किया था लेकिन आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, उसे कहते हैं लैगार्ड। तो हमारी एक सोलर स्कीम थी भाई, जिसे कहा गया था पीएम कुसुम। कुसुम का फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसकी अगर फुल फॉर्म आपको पता है ना, आपको इसके बारे में समझ लो सब कुछ पता है। तो उत्थान मतलब किसी का भला करना, उसके स्टेटस को इम्प्रूव करना। किसके स्टेटस की बात हो रही है? किसान के स्टेटस की बात हो रही है। कैसे करेंगे उसका उत्थान किसान का? ऊर्जा सुरक्षा प्रोवाइड करवा के। ऊर्जा मतलब एनर्जी, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, ये हम लोग उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो किसान के ऊपर बेस्ड है बेसिकली ये पूरी की पूरी स्कीम। 2019 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें हम लोगों ने टारगेट रखा था। टारगेट ये रखा था कि भाई 10,000 मेगावाट किसान बिजली पैदा करेंगे सोलर पंप, सोलर पैनल लगा के। ठीक है, सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे ऐसी ज़मीन में जो बैरन लैंड है, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, वो सोलर पैनल वहाँ पे लगाएंगे, 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, और वो जो बिजली पैदा करेंगे ना, या तो उसको अपने सोलर पंप चलाएंगे, जो किसान के पास सोलर पंप होते हैं, ट्यूबवेल वगैरह होता है, उसमें यूज़ करेंगे। जो बच जाएगी बिजली
उसको ग्रिड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये ग्रिड तो मतलब जो हमारा बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वो ग्रिड वगैरह रहता है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो कंपनियां वगैरह इसको परचेज कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें थी यहाँ पे। पहला, 10,000 मेगावाट बिजली वो पैदा करनी है। दूसरे में 17.5 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप लगाने हैं, तो ये संख्या भी इन्होंने यहाँ पे बता दी। और तीसरे में उसको ग्रिड से कनेक्ट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक पता है, हम लोग 10,000 का हमारा टारगेट था, बट हम लोग कितना अचीव कर पाए अभी तक? 10,000 में से ओनली 88 मेगावाट। 10,000 में से ओनली 88 मेगावाट, तो टारगेट से बहुत ही पीछे हैं भैया, है ना। और ये टारगेट कब था? 2022 तक का टारगेट था। तो सरकारें हमेशा ऐसे ही करती हैं, जब टारगेट को अचीव नहीं कर पाती तो क्या करती हैं? डेडलाइन को इंक्रीज कर देती हैं। चलिए, डेडलाइन बढ़ा दिया। अब ये डेडलाइन कब तक का कर दिया है? 2026 तक का कर दिया है। अब अगर 24 में कोई नई सरकार आती है तो उसकी जिम्मेदारी है। अगर यही सरकार चलती है और मान लो बाई चांस ये 2026 तक भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा के 2030 कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही तो करती हैं सारी सरकारें, और हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी करती हैं। क्या बिगड़ रहा है ना। अगर आप बट आम जनता के लिए अगर 32 ईयर तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो वो 1 साल भी नहीं बढ़ाते हैं। अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, आपने देखा ही होगा, राइट। फिक्स है, लेकिन सरकार खुद के टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है तो डेट आगे बढ़ा देती है भाई। ऐसा थोड़ी होता है ना। कुछ ना कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है भाई? पूरा विश्लेषण होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए। बट ऐसा तो होता नहीं है ना। वो सारी सारी चीज़ें हैं, और ये हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ भी हैं, गलतियां हैं। हमारे सिस्टम में जब हम लोग यू नो ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम लोग रेड टेपिज्म की बात करते हैं, सरकारी तंत्र की बात करते हैं, यही है वो सरकारी तंत्र। बड़ी बड़ी बातें, काम कुछ भी नहीं। हाँ, कल हम लोगों ने टॉपिक किया था रेड सेंटर्स वाला, और रेड सेंटर्स को कल यहाँ पे थोड़ा वो एक मिसप्रिंट ही कहूँगा मैं तो। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि ये हमारे शेड्यूल 2 में है, बट एक्चुअली ये शेड्यूल 4 में है। वो आर्टिकल में कल दिया हुआ था, ये पुराना कंटेंट था। पहले एक्चुअली वो शेड्यूल 2 से उसको बाद में शेड्यूल 4 में कर दिया था। तो ये शेड्यूल 4 में है ना, तो कल वाले कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट कर लेना। रेड सेंटर जो है शेड्यूल 4 में है, 2 में नहीं है। चलिए, मोर फंड्स फॉर नरेग्स इफ़ नीडेड सेज मिनिस्ट्री। तो आपको ये पहले से ही पता है कि पिछले साल नरेगा के लिए जो सरकार ने बजट अलॉट किया था वो 73,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस साल वो 60,000 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 13,000 करोड़ मनरेगा से रिड्यूस कर दिए। पिछले साल भी कितनी कंप्लेंट आ रही थी कि सैलरी समय पे नहीं मिल रही है, डिले हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, क्योंकि सरकार कह रही थी मेरे पास पैसा ही नहीं है। भाई इस बार तो आपने बजट और भी कम कर दिया, दिक्कतें और ज़्यादा आएंगी। अब तो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मीडिया वाले हैं, वो सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। सरकार को बहुत सारी जगह से गालियाँ मिल रही हैं, राजस्थान में तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं। सरकार का कहना है कि देखिए अभी हम लोगों ने एक बजट कम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी में डिले होगा। अगर सरकार को लगेगा बीच में अगर बजट की रिक्वायरमेंट है तो सरकार पैसा इसमें एक्स्ट्रा डाल सकती है। सरकार के पास हमेशा ऑप्शन रहता है ना, वहाँ से निकाल के वहाँ डाल दो। ठीक है, तो वो उन्होंने बोला है। बट ये बजट कम करने का कारण क्या है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। जो सरकार की तरफ से आर्गूमेंट है वो सही है नहीं है, एक बात अलग है। देखिए, मनरेगा के अंदर काम किसको मिलता है? एक तो उसको मिलता है जो अनस्किल्ड होता है, अनस्किल्ड के लिए होता है। गांव में जो आदमी रहता है अनस्किल्ड होता है, उसको मनरेगा में काम दिया जाता है। अगर वो काम की डिमांड करता है तो बिना डिमांड के नहीं मिलता है, ठीक है। अब क्योंकि पहले चल रहा था कोविड, कोविड की वजह से बहुत सारे लोग सिटीज़ से गांव में चले गए थे। अब वहाँ पे उनके पास काम धंधा वैसे तो कुछ था नहीं, ज़मीन वगैरह उनके पास है नहीं, तो उन्होंने गांव में जाके अपना मनरेगा के अंदर नाम लिखवा दिया था। बहुत सारे लोगों को मनरेगा में काम मिला। पर जैसे ही अभी इकॉनमी थोड़ा ओपन अप होना शुरू हुई है, वही लोग जो गांव में गए थे वो वापस शहरों में आ रहे हैं। माइग्रेशन दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो एक तो उनकी संख्या कम हो गई है, ठीक है, लोगों की, तो इसलिए बजट कम कर दिया सरकार ने। दूसरी बात, सरकार ने यह कहा कि मनरेगा के अंदर ना बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी चल रहे थे, करप्शन चल रहा था, फेक अकाउंट चल रहे थे। तो हम लोगों ने स्क्रूटनाइज किया है और ऐसे बहुत सारे फेक नामों को हटा दिया है। तो फेक नाम हट जाएंगे तो भैया बजट भी कम जाएगा, है ना। ये कुछ कुछ चीज़ें सरकार ने बोली हैं। और गवर्नमेंट देखिए यार, मनरेगा के अंदर आदमी वही काम करता है जिसको कहीं और काम नहीं मिलता।
सोचने की बात है कि मनरेगा में अब उतना हाई वेज तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं बाहर जाके काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इकॉनमी ओपन अप होनी शुरू हो गई है, मनरेगा में इतना डिमांड नहीं रहेगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर बीच में मान लो डिमांड बढ़ी तो पैसा डाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है ना? तो ऐसा सरकार का कहना है, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये मनरेगा का कंटेंट थोड़ा सा, वैसे आपको बहुत अच्छे से पहले पता ही होगा, मनरेगा आज का तो है नहीं भैया, है ना, बहुत सालों से चल रहा है। तो मनरेगा में अनस्किल्ड लोगों को काम मिलता है, ठीक है। इसमें वन थर्ड जो है वो वीमेन का जो है रिजर्वेशन भी है, उनको बेनिफिशियरी रखा जाता है, ठीक है। और ये डिमांड ड्रिवन है, आप डिमांड करते हो तभी आपको पैसा मिलता है। और विद इन 5 किलोमीटर आपको पैसा मिलता है, आपको काम मिलता है आपके गांव से। अगर 5 किलोमीटर के अंदर गाँव काम नहीं मिलता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा पे किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो किसी भी फैमिली का कोई भी अडल्ट मेंबर जो 18+ होता है वो यहाँ पे आपको काम मिल सकता है। इन केस कहीं पर ड्रोट आ जाता है या नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, तो आपको 150 डेज़ का वर्क भी मिल जाता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। और 6 महीने के अंदर जो है सोशल ऑडिट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है जी, चलिए। ये एक कॉमेडी हो रही है अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में। जैसा कि आपको पता है कि चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर से अब तो ये वॉर थोड़ा आगे चला गया है। अब ये जो खेल पहले रशिया और यूएसए खेलते थे ना, अभी वो खेल रशिया चाइना एक तरफ और यूएसए और यूरोप एक तरफ हो गया है। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है भाई अब तो। अब वो रस्सा कस्सी का खेल चल रहा है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। उसी रस्सा कस्सी के केस में ना कई बार ऐसी कॉमेडी हो जाती है। 2018 के बाद से अभी तक किसी भी बड़े चाइनीज़ ऑफिशियल ने अमेरिका का विजिट नहीं किया था, और ना ही किसी अमेरिका के बहुत बड़े ऑफिशियल ने चाइना का विजिट किया था। बस वो ट्विटर वगैरह पे एक दूसरे को गरिया रहे थे। अभी ब्लिंकेट जो यूनाइटेड स्टेट के जो है जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं भैया वहाँ पे, बड़ी मतलब फॉरेन ऑफिसर टाइप का समझ लीजिए, वो चाइना में विजिट करने वाले थे। लेकिन चाइना ने उससे पहले कुछ कॉमेडी कर दिया। कॉमेडी ये हुआ कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ, तो रात को जो लोग छत पे बैठ के पार्टी कर रहे थे अमेरिका में, मोंटाना एक स्टेट है अमेरिका में, यहाँ पे उसमें एक सिटी है बिलिंग्स, ठीक है। छत पे बैठ के पार्टी कर रहे थे, उनको अचानक से लगा यार ये आसमान के अंदर 2 चांद दिख रहे हैं, 2 मून दिख रहे हैं। अब किसी को लगा यार मेरे को तो चढ़ गई है, दारू चढ़ गई है, पार्टी कर रहे होंगे, तो लगा मेरे को चढ़ गई है, एक चीज़ का मुझे 2 दिखने लग गया। वैसे भी आपको पता ही है ड्रिंक करने में दिखने लगता है। उसने अपने दोस्त से पूछा कि यार ऊपर ना 2 चांद दिख रहे हैं। दोस्त कहने लगा यार मुझे भी चढ़ गई। बट उन्होंने मोबाइल का वीडियो बना लिया, लेकिन वो एक चांद की जगह 2 चांद पूरे सभी लोगों को दिख रहे थे। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया। अब ये बात सरकार को भी पता चली, सरकार ने भी देखा भाई ये क्या चक्कर है, आसमान के अंदर 2 मून कैसे हो गए। बट बाद में पता चला मून तो एक ही था, दूसरा तो ये था, ये एक स्पाई बलून है, ठीक है। स्पाई बलून है जो जासूसी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आया कहाँ से था? चाइना से आया था। आप देख सकते हो, यहाँ से चला भाई वो, चलते चलते वो कहाँ पहुँचा? अलास्का पहुँचा। अलास्का से पूरे कनाडा को पार करके मोंटाना में बिलिंग्स में पहुँचा। अब सोच के देखिए, अलास्का अमेरिका की टेरिटरी है, पूरे कनाडा को वो पार करके आया बिलिंग्स में, तो भाई किसी को पता नहीं चला गया? आपके रडार, आपका डिफेंस सिस्टम कहाँ गया? इतने कैमरा और सैटेलाइट आपने डाल रखे हैं, एक तो ये बड़ा सवाल है, पता नहीं चला, बड़ी बड़ी बातें करते हो। दूसरी बात ये है कि अभी यूएसए ने कहा है कि हम लोग विजिट नहीं करेंगे चाइना को, क्योंकि ये सब हो गया है, चाइना हमारे ऊपर जो है सर्विलियंस कर रहा था एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें हुई। इसमें एक सोचने की बात यह है कि चाइना कह रहा है कि नहीं यार वो तो ऐसे ही था, वो तो मैं अपनी कंट्री के ऊपर डाल रहा था उसको, इधर से जो है हवाएं चली, वेस्टर्ली विंड चली और वो उसको आपकी तरफ ले गई। आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा चाइना कह रहा है। भाई जब चाइना ये कह रहा है वो रास्ता भटक गया, तो जब अमेरिका के ऊपर आया तो क्या चाइना को अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं करना था क्या, कि भाई देखो एक बलून था, वो हमने यहाँ पे डाला था, वो गलती से आपकी तरफ आ गया। अगर आपके इरादे नेक होते तो आपको इन्फॉर्म करते, क्योंकि आपको तो उसकी लोकेशन पता है कहाँ जा रहा है वो, पूरे कॉन्टिनेंट को पार करके पहुंचा और आपने बताया भी नहीं। अब आप पकड़े गए तो आप ऐसा बोल रहे हो। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका जब ये कह रहा है कि मेरे एयर, मतलब जो मेरा एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि मेरी मर्जी के बिना मेरी टेरिटरी में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे परिंदा तो छोड़िए, पूरा सैटेलाइट बलून आ गया,
और आप कुछ कर नहीं पाए, ना आपको पता चला ना ही आप इसको गिरा पाए। अब जब सवाल ये पूछने लगे, अमेरिका की सरकार कह रहे देखिए हमें पता था वो है वहाँ पे, हम लोगों ने जानबूझ के नहीं गिराया, हमें लगा कि कहीं वो पब्लिक के ऊपर ना गिर जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। खैर यहाँ पे दोनों तरफ से कॉमेडी चल रही है, बट वो कौन सही है कौन गलत है वो एक अलग बात है। बट हाँ, बिलिंग्स में मोंटाना में अमेरिका का काफ़ी एडवांस एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, और हो सकता है कि उसकी सर्विलेंस के लिए चाइना ने किया हो। बट चाइना वाले भी तो ऐसे ही है ना भाई, चाइना का सामान है। चाइना वाले कोशिश तो करते हैं डेढ़ शाना बनने की, बट उनसे बना नहीं जाता, उनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं बार बार। ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। एक बार यहीं साउथ चाइना सी में जो है एक चाइना का एक शिप था, और वो 2-3 महीने से एक ही जगह पे खड़ा था। अमेरिका वालों को लगा कि कुछ ना कुछ तो कर रहा है, बहुत गड़बड़ कर रहा है। बाद में पता चला कि भाई उसका जो फ्यूल सिस्टम था वही ख़राब हो गया। 2 महीने से इंजीनियर लगे हुए हैं उसका इंजन ठीक करने में, इंजन ही ठीक नहीं हो रहा था। बाद में एक और शिप उसको बुलाया और उसको धक्का दे के लेके गया। तो चाइना का सामान है। अब ऐसे ऐसे कॉमेडीज होती रहती हैं, ठीक है, यानी कॉमेडी ऑफ एरर्स। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मूडी ने भी कहा है कि भाई हम लोग अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को असेस करेंगे। और ये मूडी क्या है? मूडी, देखिए इस दुनिया में 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं। एक है मूडी, एक है फिच, और एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर। दुनिया की सबसे बड़ी 3 रेटिंग एजेंसी हैं। अब आप सोच रहे होंगे रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये जो एजेंसीज होती हैं वो हर कंट्री का, मतलब जिसको ये स्टडी करती हैं, उन कंट्री का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है, बोरोवर का। मतलब समझ के देखिए, आप अगर बैंक से पैसा लेने जाते हो तो पहले बैंक आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा ना, कि आप पैसा वापस करने की औकात है भी कि नहीं। अगर है, कैपेसिटी है, तभी तो पैसा मिलेगा आपको। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, वो हर कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती हैं कि अगर वो पैसा लेंगे, उसका प्रिंसिपल, उसका इंटरेस्ट वगैरह चुका चुका पाएंगे कि नहीं। और इनकी रेटिंग के बेसिस पे ही उन कंट्रीज़ को पैसा मिलता है और उन कंट्री के अंदर एफडीआई आता है। तो अभी अडानी ग्रुप का होने वाला है असेसमेंट। देखिए हिंडनबर्ग तो एक इतनी बड़ी एजेंसी भी नहीं है, जब उसी की रिपोर्ट से इतना इम्पैक्ट हो गया। अब मान के चलिए अगर मूडी ने या फिच ने एक बार अगर बोल दिया ना कि यस अडानी ग्रुप के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो समझ लो फिर भैया कहानी ख़त्म है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जानी मानी और इज्जतदार कंपनी है ये, आज से नहीं बहुत समय से काम कर रही है। तो ये तो होगी इंटरनेशनल। इंडिया की खुद भी हमारी डोमेस्टिक देसी क्रेडिट एजेंसीज भी हैं जो काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, जैसे क्रिसिल, इकरा, केयर, स्मेरा, फिच इंडिया, इन्हीं का ऑफिस है फिच वालों का, और ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसीज। एक दो का मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्रिसिल, केयर, ये दो तो कम से कम जरूर कर लेना, ठीक है। इकरा 1991 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए, ओनली 4 लाख करोड़ ऑफ द कंट्रीज सेविंग्स आर इन द टैक्स सेविंग स्कीम, रिवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है। डो जोन्स, जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं ना BSE एक्स, जैसे हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं या सेंसेक्स बोलते हैं, ऐसे ही अमेरिका की एक उसमें भी एक इंडेक्स है जो कि स्टॉक मार्केट को जो है वो मेज़र करता है। उसे डो जोन्स इंडेक्स बोलते हैं। तो जो डो जोन्स इंडेक्स ने अडानी ग्रुप को अपने लिस्टिंग से बाहर निकाल दिया है, जो कि अडानी ग्रुप की जो इमेज है उसके ऊपर को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो बुरे दिन चल रहे हैं, लेट्स सी कब तक चलते हैं। गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेटमेंट देती है, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। सेविंग स्कीम की बात करते हैं कि इंडिया में टोटल सेविंग जितनी है उसका 4 लाख करोड़ रुपया जो है वो कंट्री की टैक्स सेविंग स्कीम में, मतलब हल्का हल्का बता देता हूँ आपको। देखिए क्योंकि इकोनॉमी के टॉपिक तब तक आपको समझ में नहीं आते जब तक आपको बहुत अच्छी समझ में नहीं होती है। तो अगर आपने इकोनॉमी के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, आप सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दे तो इकोनॉमी के आर्टिकल्स आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग डिस्करेज भी हो जाएंगे, अरे यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, रोज़ रोज़ पढ़ रहा हूँ। पहले बेसिक्स कवर करिए, टैक्स स्कीम्स क्या होती हैं, सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं, कैसे काम करता है, जो टैक्स स्लैब्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। पहले बेसिक्स ही समझना ज़रूरी है। हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ ये क्या पूरा मामला है। देखिए मान लो आपकी ना 15 लाख सैलरी है सपोज करो। अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स तो दोगे ना भाई, है ना। अब ये टैक्स मान लो 15 लाख रुपए पे आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है साल में। बट आप इस 1 लाख के अमाउंट को कम कर सकते हो।
उसके लिए सरकार आपको एक तरीका बताती है। आप क्या करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे एलआईसी में कोई इंश्योरेंस स्कीम आपने डाल दिया, या कोई और सेविंग स्कीम के अंदर आपने पैसा डाल दिया। अगर आप अपने 15 लाख रुपए में से कुछ पैसा एलआईसी में या हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया आपने या कोई सेविंग स्कीम में डाल दिया, आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाता है और आपका पैसा थोड़ा सेव हो जाता है। हाँ, पैसा सेव हो जाता है, लेकिन उस स्कीम के अंदर आपको पैसा डालना पड़ता है, एलआईसी जैसे मान लो हो गया। अब यहाँ पे जो आप पैसा डालते हो, यहाँ से सरकार बाद में पैसा बोरो कर लेती है इन एजेंसी से। तो जितना ज़्यादा लोग सेविंग करेंगे एलआईसी में या सेविंग स्कीम्स वगैरह में, उतना ही ज़्यादा सरकार के पास पैसा होगा। और जितना ज़्यादा सरकार के पास पैसा होगा, सरकार बहुत सारी स्कीम्स चला सकती है। तो अभी क्योंकि पहले क्या था, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, अभी उसको 7 लाख रुपए कर दिया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई अब ना लोग यहाँ सेविंग नहीं करेंगे। अब सेविंग नहीं करेंगे तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो भैया आप प्रोजेक्ट कैसे चलाओगे, राइट। लेकिन सेक्रेटरी साहब का ये कहना है, संजय मल्होत्रा जी का कहना है कि देखिए, पहली बात देखो, जिसको सेविंग करनी है वो तो करेगा ही। हमारे कंट्री में टोटल 25,000 करोड़ का सेविंग रहता है लोगों से, जो टैक्स वगैरह से मतलब इधर उधर से रहता है, जिसमें से सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो सेविंग स्कीम से आता है, जो टैक्स की वजह से होता है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो 4 लाख का 3 लाख हो गया या 2 लाख हो गया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा इनका कहना है कि भाई, और देखो देखो सेविंग करने में तो करेगा ही यार, है ना, उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, इंडिया टू शोकेस सक्सेस इन द रूरल एंड द आर्कोलॉजिकल टूरिज्म ऑफ द G20 मीटिंग। देखिए, G20 वाले अब इंडिया में आएंगे, विजिट करेंगे। तो अगर आप अमेरिका में जाते हो, आपको क्या दिखाते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाएंगे आपको, जो है वो उधर जो है वो आपका जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है वहाँ पे लेके जाएंगे। ऐसे लेके जाते हैं। आप ब्रिटेन में जाओगे तो आपको लंदन दिखाएंगे, आपको फ्रांस में जाओगे आपको पेरिस दिखाएंगे। इंडिया में हम वाले क्या दिखाते हैं, यूजुअली हम लोग क्या दिखाते हैं, ताजमहल दिखाते हैं, ठीक है। हमारे जो टेम्पल्स हैं बड़े बड़े वो दिखाते हैं। इस बार सरकार ने थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट सोचा है। उन्होंने कहा कि हम लोग इनको अपने गांव दिखाएंगे कि हमारा गांव कितने ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, विलेज टूरिज्म बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ गाँव का मेंशन किया गया है बेसिक, ठीक है, इस आर्टिकल में। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछेगा वो ये क्वेश्चन। पहली बात तो एक जो है, लाड़पुरा खास, ये गांव है जो मध्य प्रदेश में है। इसका नाम नॉमिनेट किया गया है, राइट, बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है। मध्य प्रदेश में गांव है, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना है। इसके अंदर जो पैलेस वगैरह हैं, टेम्पल्स हैं, उसके लिए काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। दूसरा गांव जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है कोंगथोंग विलेज। कोंगथोंग विलेज, ये जो कोंगथोंग विलेज है ना, इसे विस्लिंग विलेज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हर बच्चे का नाम एक सिटी के ऊपर रखा होता है। मतलब आपका, जैसे आपकी मदर होती है ना, उसको बच्चे को सिटी सिटी से बुलाती है। हर किसी का नाम एक सिटी, और हर सिटी यूनिक होती है ना। किसी का नाम चिंटू मिंटू वो सब नहीं रहता वहाँ पे, सिटी से नाम होता है। तो इसे विस्लिंग विलेज कहते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा समय है तो यूट्यूब पे जाएं, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आपको विस्लिंग विलेज अगर आप डालोगे वहाँ पे, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई। एक और जो इन्होंने यहाँ पे कहा है वो है तेलंगाना के अंदर भूदान पंचोमल्ली विलेज, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये अपनी हैंड वुवन इक्कत साड़ी के लिए बहुत फेमस है। तो भूदान जो मूवमेंट हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि भूदान मूवमेंट किसने शुरू किया था, उन महान इंसान का नाम क्या था, और वो गांधी जी के फॉलोअर थे बहुत बड़े, ठीक है, बताओगे आप मुझे ये। एक और इन्होंने जो मेंशन किया गया है वो है होनोमा विलेज, ठीक है, जो कि नागालैंड में पड़ता है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास में है। और ये इंडिया का पहला ग्रीन विलेज है, ठीक है, ग्रीन विलेज। और यहाँ पे इस ग्रीन विलेज में जो बड़ी बात है वो है ये बर्ड, इसका नाम है ब्लिंथ ट्रैगोपॉन, ठीक है। इस यहाँ पे जो लोग रहते हैं, राइट, बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, और उनका जो बेसिक जो ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग हुआ करता था। उन्होंने इस बर्ड को इतना हंट किया, ये बेचारा एकदम एक्सटिंक्ट होने की कगार पे पहुंच गया। फिर उन्होंने 1990s में डिसाइड किया कि बहुत हुआ सम्मान, अब हम लोग ये सब नहीं करेंगे। तो उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया।
और उस एरिया को एक नेचुरल कंजर्वेशन सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। तब से लेके इस गांव में हंटिंग वगैरह नहीं होती है और ये हमारे देश का जो है वो एक फर्स्ट ग्रीन विलेज बन गया है। ठीक है, थोड़ा गूगल करेंगे और आपको थोड़ा डिटेलिंग वगैरह मिलेगा इसका। तो ये है पूरे का पूरा मामला। चलिए एडिटोरियल की बात करते हैं। तो एडिटोरियल देखिए क्या, वैसे बहुत कुछ खास इस एडिटोरियल में है नहीं, बट स्टिल देखिए क्या होता है ना, अगर आपको किसी की बुराई करनी हो, एक टेक्निक होती है बुराई करने की भी। आप सीधा उसकी बुराई मत करिए, पहले उसके बारे में चार अच्छी अच्छी बातें बोलिए, फिर जो है बुराई शुरू करिए, तो उतना बुरा नहीं लगेगा। समझ रहे हो, ये चीज़ रहती है। पहले उसकी अच्छाई बताइए, फिर उसको चार गालियाँ दीजिए, एंड में फिर से उसकी अच्छाइयाँ बताइए, तो काम भी हो जाता है, बुरा भी नहीं लगता है। तो मिस्टर आर के राघवन जी, ये सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं पहले, वो जाने माने इंसान है भाई। और आजकल जो जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत के अंदर, वहाँ पे पढ़ाते भी हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। तो इनको तो डेफिनेटली ये साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है। तो आज ये बात कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में। तो पहले इन्होंने क्या किया, जुडिशरी की अच्छी अच्छी बातें कही, फिर जुडिशरी को चार गालियाँ दी, और बाद में फिर से अच्छी अच्छी बातें कही। ये तरीका टेक्निक होती है ये बड़े बड़े लोगों की। तो पहले इन्होंने ये कहा कि देखिए जुडिशरी के अंदर ना कुछ आजकल बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए जुडिशरी ने पता है क्या किया, अभी सुप्रीम कोर्ट की कुछ प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट हुआ करेंगी। आप उसको देख सकते हो आराम से यूट्यूब वगैरह पे, लाइव टेलीकास्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसकी जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की अभी तक जितनी जजमेंट थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करती थी। 99.9% लोग हमारे देश के जो है उसको नहीं समझ पाते। अब आगे फ्यूचर में पता क्या होगा, वो जो जजमेंट है वो हिंदी में, गुजराती में, ओडिया में और तमिल में भी आया करेंगी। बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, सारी चीज़ें। अब ये तो इन्होंने तारीफ कर दिया, अब जो है क्रिटिसाइज करने का टाइम आ गया। किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट में जब चार्जशीट फाइल होती है, और चार्जशीट फाइल कब होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है उस क्रिमिनल के अगेंस्ट में। देखिए अभी वो क्रिमिनल नहीं है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, मतलब एलीज्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई, एविडेंस कौन कौन से हैं, विटनेस कौन कौन से हैं, किसकी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया है, ये सब चार्जशीट के अंदर होता है। वो चार्जशीट के बेसिस पे फिर बाद में कोर्ट के अंदर उसके ऊपर केस चलता है। तो चार्जशीट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी केस के लिए। अब ये चार्जशीट क्या पब्लिक में जाना चाहिए या पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, ये बड़ा सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो चार्जशीट होती है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में नहीं आता, इसीलिए हम इसे पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते, मतलब वेबसाइट के ऊपर इसको अपलोड नहीं कर सकते। बट कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही एक डिसीजन में 2016 में ये कहा था कि अगर किसी के खिलाफ कोई एफआईआर होती है, चार्जशीट फाइल होती है, उसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए। अपने ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिवर्स किया। और जब चार्जशीट फाइल नहीं होगी, उस केस के जो पॉइंट हैं वो पब्लिक के सामने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए इतना कुछ कर रहा है, दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट ये सब कर रहा है जो कि समझ से बाहर है। अपने ही आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, मिस्टर आर के राघवन जी ने यही बात यहाँ पे बोली है। तो क्या वो पब्लिक के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सवाल है। जो लोग कहते हैं कि यस पब्लिक के अंदर जाना चाहिए, उनका ये कहना है कि देखिए बहुत बार हमारे देश में क्या होता है भाई, पुलिस क्रिमिनल के साथ हाथ मिला लेती है, जो भी अक्यूज होता है उसके खिलाफ गलत सलत एविडेंस कलेक्ट करती है और गलत चार्जशीट फाइल कर देती है। अगर ये चार्जशीट पब्लिक में जाएगी तो पब्लिक उसकी स्क्रूटनी कर सकती है कि नहीं कर सकती है, दबाव बना सकती है पुलिस के ऊपर, पुलिस भी थोड़ा सा ईमानदारी से काम करेगी, ऐसा उन लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, जो इसका अगेंस्ट में बात करते हैं कि ये चार्जशीट में बहुत सारे जो विटनेस होते हैं, अक्यूज्ड होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उससे क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर डेंजर हो सकता है बहुत बार। अब देखिए दोनों का अपना अपना आर्गूमेंट है, समय बदल गया है, समय बदल गया। एक समय ऐसा हुआ करता था जब जुडिशरी को एकदम भगवान का अवतार समझा जाता था, जुडिशरी की आप बुराई नहीं कर सकते थे किसी भी लेवल पे,
आपके ऊपर तुरंत कंटेम्प्ट का केस लगाया दिया जाता था, आपको जेल में डाला जाता था। अब समय बदल गया है। अब आपने देखा होगा मीडिया में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप जजेस की क्रिटिसाइज़ कर सकते हो एक हद तक, ठीक है? तो जब सारी चीज़ें पब्लिक आ रही हैं तो भैया चार्जशीट क्यों नहीं पब्लिक आ रही है? क्या समस्या है? ठीक है, ऐसा इनका बेसिकली यहाँ पे कहना है। यही आर्गुमेंट इन्होंने पूरी उन्होंने सर ने पूरा बताया है। फिर बाद में इन्होंने यही कहा कि जो केसेस वगैरह होते हैं सीबीआई वगैरह के अंदर, या जो पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ कुछ करके इन्होंने यहाँ पे कहा है। आई डोंट थिंक सो। बहुत देखिए कि ये असल थोड़ी लीगल लैंग्वेज है यार। हमें कोई कोई लीगल पेपर तो देना नहीं है, क्लैट वलैट का तो देना नहीं है, सिंपल सा यूपीएससी का पेपर देना है। हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के परस्पेक्टिव से ये एग्जाम्पल के तौर पे, ये टॉपिक आपको नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद कर लो। अगर कोई मान लो ऐसा केस आ जाए कि भाई जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में केस आ जाए, तो आप ये एग्जांपल वहाँ पे दे सकते हो। ओपन लाइव टेलीकास्ट, ये जो वर्डिक्ट हैं अलग अलग लैंग्वेज में, और उसी पॉइंट में फिर आप चार्जशीट वाला एग्जांपल भी डाल सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। टॉपिक में डिटेल में नहीं जाना, आपने वकील नहीं बनना है, सिर्फ जनरल स्टडीज़ तैयार करनी है, ठीक है? तो बस यही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।